नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम रेलवे के लिए एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे रीजनिंग का, और जिससे हमारा पूरा एक सिलेबस रिवाइज हो जाता है। प्रैक्टिस सेट करने से प्रैक्टिस सेट हमें लगाते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉम्पिटिशन हमारा आसानी से निकलेगा। तो देखिए, पहले सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ क्या आएगा? जेड जेड टी एक्स। तो दोस्तों इसको पहले से इसको लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? देखिए कितने कम हो रहे हैं। एबीसीडी के नंबर आपको याद है? सारे नंबर लिख लीजिए इसके 1 2 इस तरीके से, तो आपको याद ही होगा। जेड आता है 26 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे। 6 कम होते जा रहे हैं। 8, अब 6 कम कर दोगे तो बी आएगा, 2 पे आएगा। बी का एक ही ऑप्शन है आपके पास। अपना पूरा दिमाग ना पूरी तरीके से फोकस रखना है। अब आपको पता लगा कि पहला अक्षर डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी हम आगे करेंगे ही, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। देखो इस सवाल को देखिए, जो पूरा सवाल है ना, ये इस पे बेस्ड है। आर से जे आया, कितने प्लस हुए? 2। हैज से इसमें कितने प्लस हुए? 2। हैज से आया क्वेश्चन मार्क, कितने प्लस हो रहे हैं? 3। तो फिर स्टार से 4 प्लस हो रहे होंगे। स्टार से 1 2 3 4, स्टार से अब तक आने में कितने जुड़े हैं? 1 2 3 और 4। ऐसे इसमें आप जोड़ दो। डॉलर में कितने जोड़ोगे? 2। क्या आएगा? क्यू ऑप्शन 2 में है, 2 ऑप्शन कट गए, ये चेक नहीं करना है। एफ दोनों में है, दूसरा में देखना ही नहीं है। अब तीसरा देखना है। जे और 4 जोड़ दो जे में। कहाँ है जे? ये 1 2 3 4 हैश, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया ना आपको? जब हमारे 2 ऑप्शंस कॉमन हो गए हैं और दूसरा कॉमन है, तो चेक नहीं करना है हमें, टाइम बचेगा हमारा, फिर सीधा तीसरे पे चलना है। इसी तरीके की हमारी क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम्स में। इससे ये तो बताना है। देखो ये आपको देखते ही पता लग गया होगा, इनके नंबर आप लिख दो। 1 2 3 26 25 24, तो टोटल कितना? 27। टोटल कितना? 27। और इनका टोटल भी 27 करना है। 27 करना है टोटल, तो 23 वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डब्ल्यू। 2 ऑप्शन कट गए। ई 5 पे, तो 22 वाला आना चाहिए। 22 पे क्या आता है? याद है ना आपको एबीसीडी? वी, ऑप्शन नंबर 3, वी डब्ल्यू वी यू, क्योंकि इसमें तो यही मिल गया था हमें सेकंड भी। अब करना नहीं, स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए। जहां पता लग गया क्वेश्चन छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखो। वी यू का भाई है, वी भाई है यू का। भाई के लिए आपको बताइए सेम पीडी वाला चिन्ह लगता है ऐसे लेटा हुआ, तो वी भाई है, इसका लिंग निर्धारण हो गया है। यू डब्ल्यू की बहन है। यू बहन है किसकी? डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू इसका भी या तो भाई होगा या बहन होगा, ठीक है? या तो ये भाई है इसका या बहन है इसकी, लेकिन इसका बता दिया इसमें कि यू बहन है। एक्स पति है यू का। एक्स पति है, पति है तो आदमी होगा भाई, ये तो आपको पता ही है कि किसी का अगर पति हो तो वो आदमी हो सकता है ना? इस बात से सहमत हो? तो डब्ल्यू वी का क्या है? तो डब्ल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, बहन होगी या भाई होगा, लिंग निर्धारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों? अच्छा ये बताओ, आपको समझ आ रही है ना रीजनिंग? आपने मेरी मैथ की सीरीज देखी थी, मैथ आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये सब जैसा बन गया। अब इतना भूल जाओ, इसको सबको भूल जाओ, और ये देखो ये कहां है? देखो ऑप्शन नंबर 3। इतने आसान सवाल ही आते हैं आपके रीजनिंग में, इसीलिए तो आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेके आने चाहिए। देखो बोला, कहता है बिंदु पी से रोहित पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। बेटा आपको दिशाएं पता है? इसको कहते हैं हम नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, उत्तर और दक्षिण। इसको कहते हैं बेटा हम ईस्ट पूर्व, और इसको कहते हैं हम वेस्ट पश्चिम, ठीक है? अब कहता है कि
बिंदु P से, ये बिंदु P मान लो, मिडिल पॉइंट को हम यहां से सवाल करते हैं। रोहित पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, तो इधर चला और 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, जब आपका मुंह इधर होगा, अपने मुंह को मान के ही हर जगह करना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा, और कितने किलोमीटर दाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा, तो फिर इधर ही दाएं क्लॉकवाइज होता है ज्यादातर, 3 चलता है। तो बेटा जब ये 5 है, ये 3 है, तो ये इससे कुछ कम होगा, इसको थोड़ा सा कम कर लो, मानो कि ये 3 चला है। और 3 किलोमीटर चलता है। कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां फिर ऊपर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है, तो बेटा इसी के बराबर 2 होगा। ये 3 था पूरा, तो ये कितना बचा, 2 इधर इधर रह गया है। तो अब कह रहा है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, तो Q तक पहुंच गया, इस बिंदु का नाम है P और Q के बीच की दूरी बेटा कितनी बची, 2 किलोमीटर। और पूछता अगर आपसे कि बिंदु P से किस दिशा में है, तो बेटा पूर्व में, कहां है, पूर्व दिशा में। कुछ शॉकर जूते हैं। देखो आज मैं आपको इस सवाल को कराऊंगा बेसिक से, इसको एक 150 से करने का तरीका भी है, जो आप वेरियस यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हो। एक बार मैं उसके लिए सेपरेट क्लास आपको बना के लाऊंगा। आज हम इसे बेसिक से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ शॉकर जूते हैं, ठीक है बेटा, ये क्या हो गए, शॉकर। और कुछ शॉकर क्या है, जूते, ये हो गए हमारे जूते। शूज लिख दूं, ठीक है। कुछ जूते कवर हैं। अब कुछ जूते क्या है बेटा, कवर हैं, ये कवर हो गए। अब कहता है सभी कवर प्लास्टिक हैं। सभी कवर क्या है, प्लास्टिक है। तो सारे कवर क्या है, ये प्लास्टिक है। बाहर वाला क्या है, ये प्लास्टिक। ठीक है ना। ऑप्शंस देखो क्या कहता है, कुछ प्लास्टिक जूते हैं। प्लास्टिक जूते के अंदर आई हुई है देखो, तो पहले वाला ऑप्शन सही। कुछ शॉकर प्लास्टिक है। शॉकर तो प्लास्टिक के बिल्कुल पास में नहीं है, तो दूसरे वाला गलत हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसा कौन सा है कि एक केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया आपको। ये बेसिक से इतनी जल्दी हो जाता है, अगर आपको इसको करना आता है 150 से भी इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन बेटा उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको बिना डायग्राम बनाए मन में भी कर सकते हो। 150 की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर 150 फेमस है तो आप 150 से करा देंगे। देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज में, मल्टीप्लाई हो रही है बेटा 3 की, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरीके से। तो जब 54 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 162। गलत बता रहा था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एक कोड भाषा में पालम को ये लिखा जाता है। बेटा सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि पालम को ये लिखा जाता है किसी कोड भाषा में या ये लिखा जाता है, तो इस सवाल को हम सबसे पहले उसके नंबरों को ऐड करके देखेंगे। नहीं हुआ तो उसके नंबर का उल्टा क्रम, जैसे ए आगे से 1 पे आता है, पीछे से आता है 26 पे, तो फिर हम उसके उल्टे नंबरों को जोड़ के देखेंगे। तब भी नहीं बनेगा तो उसको बीच से बड़ी तोड़ के n 14 पे आता है तो उसके सामने वाले को देखेंगे। इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करके ही देखेंगे। p कितने पे आता है, 16 पे, a 1 पे, l 12, a 1 और m 13। टोटल करो इनका, 16, 17, 29, 30, 43। यही कह रहा है, तो बस ये ऐड करके ही था। इनके नंबर ऐड कर दो, 19, 1, 14, 20, 1, 3, 18, 21 और 26। बेटा सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 19 और 20, 34, 54, 55, 58, 76, 97 और 26, 123। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। समझ में आया ना आपको।
आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। देखो इसको तो आप देखते ही कर दोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले से ही आप तैयारी तो कर ही रहे हो। अगर जो भी बच्चा 2 महीने से ज्यादा उसे तैयारी करते हो गए तो वो इस सवाल को देखते ही बना देगा। आप बनाओ और मैं इसको 2 सेकंड 3 सेकंड बाद बनाता हूं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को ऐड कर दिया, 2 का 4, 5 का 25, दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, प्लस 49 तो कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, दोनों के स्क्वायर ऐड कर दिए। अगला सवाल देखो क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ इनके अर्थ बताएगा, जैसे ये कहता है ऐसे ऐसे उसको तोड़ के रखते रहो और बोर्ड मास का नियम लगा के इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है कंपटीशंस में। देखो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जमा, तो लिखो 25 जमा 35, माइनस का अर्थ है भाग, भाग 5 का, प्लस का अर्थ है माइनस 7 और भाग का अर्थ है गुणा 2 की। बोडोमास का नियम, पहले भाग करेंगे 7 बार गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 14, 25 प्लस 7 माइनस 14 कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, अगला सवाल देखो, दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बेटा हॉकी खिलाड़ी ये हैं और फुटबॉल खिलाड़ी ये हैं, ऐसी संख्या लेनी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों में आ रही हो। तो ऐसी संख्या कितनी है 22 और 19, बेटा इन दोनों को जोड़ दो तो आपको पता लग जाएगा कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। कितने ऐसे 41। अगला सवाल देखो क्या कहते हैं बेटा, वह संख्या चुने जो बाकी से अलग है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए सबसे पहले इनको ऐड करके देखो, ऐड करने से ना हो तो फिर देखो कोई ऐसी तो नहीं है जो कटती ना हो, अभाज्य संख्या तो नहीं है, इस तरीके से इसमें कई प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले हम ऐड करके देख रहे हैं, 7 2 9 5 14 6 20 3 23, इसका टोटल 23, 5 2 7 6 13 3 16 7 23, इसका भी 23 आ गया। तो बेटा हो सकता है सबका 23 आ रहा हो, 5 6 11 2 13 3 16 7 23, तो इसका भी 23 है क्या, 6 3 9 7 16 5 21 4 25, ये आ गया बेटा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए अगला सवाल कितना खूबसूरत है, कहता है ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है और ई बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, पूर्व छोर पर कौन बैठा है। एक पंक्ति है, इस पे 5 लोग बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है, बेटा हम ईस्ट इधर मान लेते हैं और वेस्ट इधर मान लेते हैं। ठीक है, सी पश्चिमी छोर पर बैठा है, सी यहां बैठा है, 5 लोग ऐसे बैठे हैं। हो गया, 5 बैठ गए, बस नाम देने रह गए, सवाल तो हो ही गया। इसको ईस्ट माना हमने, ये ईस्ट है बेटा, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। और थोड़ा इधर कर देता हूं, इससे दिशाएं हैं, सी पश्चिम छोर बैठा है और ई बी और सी के बीच में। जब बेटा ई बी और सी के बीच में आएगा तो ई को तो यहां बैठना मैंडेटरी हो गया है, तो बी और सी के बीच में हो गया। ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, एक बचा कौन डी। अब क्या पूछा उसने, पूर्व छोर पर कौन बैठा है, बेटा पूर्व पे कौन बैठा है डी, ऑप्शन हो जाएगा 2। एनटीपीसी में आप कोई सवाल छोड़ के रहेंगे, एनटीपीसी हुआ या फिर आपका जीडी कांस्टेबल हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, सब में क्वेश्चंस लगभग सेम आते हैं। तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली एनटीपीसी में ही आएगा, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं। आपकी यूपी पुलिस में भी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कहता है अगला, क्या है ना, ये इंटरेस्ट को लिखा जाता है ये, तो रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा। देखो एक चीज दिख रही है आपको, पलट दिया है, लास्ट से लिख दिया TSERETI, इसको भी लास्ट से लिख दो, तो REBEM, देखो वहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। और आपको पता था आर से आएगा, 2 ही थे, 2 तो पहले कट ही गए थे, है ना, इस तरीके से देख लेते हैं। अगला सवाल है,
देखो ये सबसे आसान सवाल है, इस सवाल को मैं करूंगा नहीं, आप ही बताओ मुझे इसमें अलग कौन सा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, तो बेसिक्स है। देखिए देखो, तेंदुआ, गाय, हिरण और बाघ, ये तो आपको पता ही है। गाय अलग है, क्यों अलग है? इसके कई कथन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर इसका गाय ही आएगा। जैसे गाय पालतू है, बाकी पालतू नहीं है। दूसरा, गाय घर में रहती है, बाकी जंगल में रहते हैं। कोई भी आप तर्क दो, लेकिन आंसर इसका गाय ही रहेगा। बेटा ये अब एक तरीके का नया सवाल है, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़े वाले को हमेशा आगे रखते हैं, बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखो या आगे रखो, ठीक है, और छोटे वाले को पीछे लगाते चले जाएंगे कि स्टेटमेंट बना लेंगे, उसके बाद हल करके बता देंगे, क्योंकि जो पीछे होगा वो छोटा होगा, जो आगे होगा वो बड़ा होगा। देखो इसका मतलब होता है Q बड़ा है बराबर है P से, जिसकी तरफ दो मुंह है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ऐसे है ये V बन के वो छोटा होता है। बराबर आप जानते हो, इसका मतलब है छोटा है बराबर है। अब कहता है सबसे पहले Q बड़ा है बराबर है किससे? P से, तो बड़ा होगा हमेशा आगे रहेगा। फिर कहता है Q छोटा है F से, तो बड़ा हमेशा आगे आ जाएगा स्टेटमेंट लगाने के लिए। F बराबर है R के, ठीक है। R बड़ा है M से, R अब इस फैमिली में भी M नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता R कितना बड़ा है M से और M कितना छोटा है। M बड़ा है बराबर है B से। अब दो परिवार बन गए बेटा इनके, इनमें R को हटा दे तो इनके बीच कोई रिलेशन कभी नहीं बताया जा सकता है। केवल एक ही रिलेशन ऐसा आता है जहां तीनों बात कह दे, जहां कह दे कि F बड़ा है B से, अगले स्टेटमेंट कह दे F बराबर है B के, या कह दे F छोटा है B से। तो बेटा इस दुनिया में तीन ही बात होती है, या तो मैं किसी के बराबर होऊंगा, या किसी से बड़ा होऊंगा, या किसी से छोटा होऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर ये तीनों कथन दे दे इन दो फैमिलियों में रिलेशन ना बनने के बाद भी, तो फिर हम इसको कहेंगे या तो एक, या तो दो, या तीन। ये बैंक पीओ के एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, अब हम अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। कंक्लूजन में कहता है R बड़ा है P से, तो देखो बेटा R तो P से बड़ा है, जो आगे लिखा है वो बड़ा रहता है, और जो पीछे लिखा है वो छोटा रहता है। कह रहा है R बड़ा है P से, बिल्कुल बड़ा है। F छोटा है P से, बेटा F आगे लिखा है पीछे लिखा है, आगे लिखा है तो बड़ा होगा। ये क्वेश्चन कैसा हो गया? दूसरा निष्कर्ष गलत। जो आगे लिखा होता है वो बड़ा होता है, और जो पीछे लिखा होता है वो छोटा होता है, एक बार इस स्टेटमेंट को लगाने के बाद। तो F आगे लिखा था तो बड़ा है। देखो केवल एक कौन सा है? ऑप्शन 1, ओनली कंक्लूजन इज 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है P Q R S T और U एक जंगल में 6 जिराफ है। कितने जिराफ है? 6 जिराफ, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। S Q से लंबा है, तो जो लंबा है उसको ऊपर लिख लो, S लंबा है Q से। P R से लंबा है, नए स्टेटमेंट दे दिए, P लंबा है R से, उसे अलग लिख लो। S T से छोटा है, S किससे छोटा है? T से, T इसके पर आएगा क्योंकि और लंबा हो गया। Q P से लंबा है, Q लंबा, इन दोनों का रिलेशन कर दिया, Q लंबा है P से, तो ये हो गया। लेकिन T से छोटा है, Q P से तो लंबा है, T से तो छोटा रहेगा ही, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वो पहले भी आ गया था, इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, तब भी वो लग गया था, उसका रिलेशन हमें यहां पता लग गया। T U से छोटा है, और T किससे छोटा है बेटा? U से छोटा है। सबसे बड़ा कौन हो गया? U। जिराफों में सबसे छोटा पूछा है, कौन सा सबसे छोटा? हाँ, ऑप्शन आया आपको समझ में? आज इस क्लास का हम अंतिम सवाल करेंगे। देखिए इन दोनों का कुछ रिलेशन है, इन दोनों का कुछ है, तो इनका बताना। देखो into 5 + 5 into 5 + 5 into 5 + 5, 10 में गुणा 5 की हो रही है, और 5 फिर जोड़ रहा है। 55 12 में गुणा 5 की हो रही है, 5 फिर जोड़ रहा है 66, 18 में गुणा 5 ही करो, फिर 5 जोड़ दो, तो 96। ठीक है, आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियो भी मेरी आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरी कौन सी वीडियो आ रही है। धन्यवाद।